मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों हम लोग प्रमुख रूप से चेतनावादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो मित्रों पहला क्वेश्चन है, यदि हम बात करें प्रमुख रूप से चेतनावादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो पहले हैं विलियम वुंट हैं, दूसरे हैं विलियम जेम्स हैं, तीसरे हैं जेम्स सल्ली। ये तीन प्रमुख रूप से चेतनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो मित्रों पिछले वीडियो में हम लोग ने विलियम वुंट के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग विलियम जेम्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि चेतनावादी प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर और मुख्य रूप से यूपीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं विलियम जेम्स के बारे में। यदि हम बात करें विलियम जेम्स कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए मित्रों विलियम जेम्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और मित्रों ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की दुनिया में यह सबसे पहली ऑथेंटिक पुस्तक मानी गई है, सबसे पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है। इसीलिए मित्रों विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं मित्रों, आधुनिक अर्थ में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और देखिए मित्रों बहुत सारे लोग कहते हैं अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। जी नहीं मित्रों, जो अरस्तु है, प्लेटो है, ये सब क्या है, ये सब आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और मित्रों विलियम जेम्स जो है यह आधुनिक अर्थों में प्रमुख रूप से मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो इनकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है यह प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं प्रकारवाद के जनक कौन हैं, तो प्रकारवाद के जनक जो है मित्रों यह विलियम जेम्स हैं। देखिए मित्रों यदि हम प्रकार दे तो कहते हैं कार्यवाद। कार्यवाद यानी कि कार्य के चेतना जो होती है मित्रों वह कार्य के ऊपर डिपेंड होती है। इसीलिए मित्रों विलियम जेम्स ने क्या कहा है कि चेतना के कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, प्रकारवाद कहलाता है। जबकि मित्रों जो विलियम वुंट थे, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, विलियम वुंट ने क्या कहा, विलियम वुंट ने चेतना की संरचना में उन्होंने क्या बताया था, संवेदना बताया था, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, भाव या प्रतिमा बताया था। उन्होंने चेतना की संरचना बताई थी। लेकिन मित्रों विलियम वुंट क्या कहते हैं, विलियम वुंट कहते हैं कि चेतना जरूरी नहीं है। चेतना के कौन कौन से अंग हैं जो विलियम वुंट बता रहे हैं कि संवेदना, भाव, प्रतिमा नहीं, बल्कि हम चेतना के अंग की बात क्यों कर रहे हैं, हम चेतना कैसे कार्य करती है इसका अध्ययन करना ही प्रमुख होता है। यानी कि चेतना के कार्यों का अध्ययन किसने किया, चेतना के कार्यों का अध्ययन विलियम जेम्स ने किया। मित्रों चेतना के कार्यों के अध्ययन में इन्होंने क्या कहा, चेतना इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि हम चेतना के कार्यों में इस प्रकार का अध्ययन नहीं होना चाहिए कि हम चेतना में यह सोचे कि हम कैसा कार्य करें, कैसे अच्छी मर्डर करें, कैसे किसी का बलात्कार करें, यह सब खराब बातें नहीं। चेतना जो होनी चाहिए वह अच्छी होनी चाहिए। चेतना किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो इसीलिए मित्रों इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकारवाद का जनक कहा जाता है, जिसे हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। चलिए मित्रों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेतना नहीं बल्कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करना ही प्रकारवाद है। चलिए मित्रों हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है विलियम जेम्स ने क्या बताया। विलियम जेम्स ने चेतना की धारा प्रवाह की संकल्पना बताया। धारा प्रवाह की संकल्पना में इन्होंने बताया कि जो चेतना होती है, चेतना एक ही समय में तीन रूपों से कार्य करती है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे कि मित्रों क्या है, हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, यह हमारा क्या है, यह हमारा वर्तमान काल है। लेकिन हमारे चेतना में एक बातें और चल रही हैं कि हम कुछ देर पहले, जैसे कि मित्रों कुछ देर पहले जो भूतकाल है, भूतकाल यानी कि कुछ देर पहले हमने अपने भैंस को भूसा डाला था। अब हमारे चेतना में यह भी चल रही है कि क्या वह भूसा खा चुकी होगी, इस समय बैठी होगी आराम से। और मित्रों
अब फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे कि मित्रों आज 31 अगस्त है और हम सोच रहे हैं, इसी समय सोच रहे हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते वर्तमान में ही सोच रहे हैं कि जो 5 सितंबर आने वाला है, 5 सितंबर को हमने अपनी मम्मी के लिए टिकट निकाला है मुंबई से उत्तर प्रदेश आने के लिए, और वह जो टिकट है यह 12 RAC है। 12 RAC है। क्या यह टिकट कन्फर्म हो जाएगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो मित्रों विलियम जेम्स क्या कहते हैं, जो मनुष्य की चेतना होती है, विलियम जेम्स यही कहते हैं जो मनुष्य की चेतना होती है एक ही साथ तीनों रूपों में कार्य करती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में भी वह कार्य करती है। यही क्या कहलाता है, चेतना की धारा प्रवाह की संकल्पना कहलाती है, जिसे द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह मित्रों इनकी थी क्या, चेतना की धारा प्रवाह की संकल्पना। सीधी सीधी बात बताएं मित्रों, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है एक ही साथ वह तीनों रूपों में कार्य करता है, यानी कि हम पढ़ा भी रहे हैं, भूतकाल के बारे में भी इसी वक्त सोच रहे हैं और भविष्य काल के बारे में भी इसी वक्त सोच रहे हैं, तीनों कार्य एक साथ कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, चेतना की धारा प्रवाह की संकल्पना कहते हैं, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं अगला पॉइंट की। अगला पॉइंट की बात करें तो मित्रों 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। देखिए मित्रों, जो पहली प्रयोगशाला कौन खोला था, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम बुंट ने खोली थी, 1879 ईस्वी में खोली थी। और मित्रों उनके चेतना के उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने चेतना के अंग बताए थे, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, भाव या प्रतिमा, उस पर अध्ययन किया था। कौन अध्ययन किया था, विलियम बुंट ने किया था। लेकिन मित्रों चेतना के कार्यों पर अध्ययन करने के लिए विलियम जेम्स ने दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। कहाँ खोली, तो इंग्लैंड में खोली, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में खोली। कब खोली, तो 1890 ईस्वी में खोली। यह था मित्रों मुख्य रूप से एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है विलियम जेम्स के बारे में, संवेग का जेम्स लैंग का सिद्धांत। देखिए मित्रों जेम्स लैंग जो हैं यह एक ही नहीं है, दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए मित्रों जो विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, और जबकि जो लैंग हैं, लैंग जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन मित्रों इन दोनों का सिद्धांत जो है लगभग सेम टू सेम मिलता जुलता था, इसलिए इस सिद्धांत को संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत कहा गया। देखिए मित्रों लैंग ने क्या बताया, लैंग ने बताया कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है, मनुष्य की जो अनुभूतियाँ होती है, सबसे पहले मनुष्य के अंदर अनुभूति नहीं होती है, बल्कि सबसे पहले मनुष्य के अंदर व्यवहार होता है। जैसे कि मित्रों क्या होता है, पहले यह संकल्पना प्रस्तुत थी, पहले यह मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति शेर को देखता है, शेर को देखने के बाद पहले उसे अनुभूति होती है, फिर वह व्यक्ति व्यवहार करता था। यह कैसी संकल्पना थी, यह बहुत पहले की संकल्पना थी। लेकिन मित्रों लैंग महोदय ने क्या बताया, लैंग महोदय ने बताया जब हम शेर को देखते हैं, जब हम सांप को देखते हैं या कुछ डरावनी वस्तुओं को देखते हैं, तो पहले हमें क्या होता है, पहले हमें व्यवहार होता है, फिर उसके बाद हमें अनुभूतियाँ होती हैं। चलिए मित्रों कैसे, इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। एक बच्चा है, देखिए मित्रों क्या होता है कि बच्चे के सामने जैसे एक सांप आता है, तो जेम्स लैंग महोदय क्या कहते हैं, जेम्स लैंग महोदय कहते हैं कि सांप को देखने के बाद बच्चे के डर, यानी कि बच्चे में पहले अनुभूति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बच्चे में पहले व्यवहार होता है, व्यवहार होने के बाद बच्चे में अनुभूति होती है, डर उत्पन्न होता है। यानी कि मित्रों जेम्स लैंग महोदय कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सांप देखता है, जैसे कि या तो शेर देख ले, तो उसमें पहले डर उत्पन्न नहीं होता है, पहले अनुभूति नहीं होती है, बल्कि क्या उत्पन्न होती है, पहले व्यक्ति में या बच्चे में पहले व्यवहार होता है, व्यवहार होने के बाद तब उसमें अनुभूति होती है, तब जाकर डर उत्पन्न होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए मित्रों जेम्स लैंग महोदय क्या बताते हैं। देखिए मित्रों जैसे कि बच्चा है, बच्चे ने क्या देखा, सांप को देखा, सांप को देखा तो पहले किसका प्रयोग किया, पहले दृष्टेंद्रियों का प्रयोग किया, आँख का प्रयोग किया, पहला व्यवहार हो गया। दूसरा व्यवहार, जो उसके मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ हैं उस सूचना को वह मस्तिष्क में भेजती हैं, दूसरा व्यवहार हो गया।
अब मस्तिष्क देखकर एनालिसिस करेगा, क्या हमारे लिए यह सांप खतरा है कि दोस्त है कि मित्र है क्या नहीं है। तो तीसरा हो गया, तीसरा व्यवहार हो गया। अब मस्तिष्क पुनः एनालिसिस करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचेगा कि सांप हमारे लिए खतरा है। चौथा हो गया, चौथा व्यवहार उत्पन्न हो गया। अब पांचवें पॉइंट में उसे डर उत्पन्न हो जाएगा कि यह हमारे लिए खतरा है। पांचवा व्यवहार हो गया। अब फिर जब डर उत्पन्न होगा तो उसके दिल की धड़कन तेज होगी, धड़कन तेज होगी तो उसमें डर उत्पन्न हो जाएगा। तो मित्रों क्या होता है कि सबसे पहले व्यक्ति व्यवहार करता है, व्यवहार करने के बाद उसमें क्या होती है, अनुभूतियाँ होती है, तब जाकर उसमें डर उत्पन्न होता है। यानी कि मतलब मित्रों डर के यहाँ पर सिर्फ एक हमने आपको परिभाषा दी है, एक हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है। जेम्स लैंग महोदय यही, जेम्स और लैंग यानी कि दोनों मिलाकर यही कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो पहले उसमें व्यवहार होता है, व्यवहार होने के बाद तब जाकर अनुभूति होती है, तब जाकर व्यक्ति को हंसी खुशी डर उत्पन्न इत्यादि जो कुछ भी होता है वह उत्पन्न होता है। तो मित्रों यह था जेम्स लैंग महोदय का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संवेग का सिद्धांत। चलिए मित्रों अब हम बात करते हैं आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। देखिए मित्रों आत्म संप्रत्यय की अवधारणा में विलियम जेम्स ने क्या बताया। देखिए मित्रों जैसे कि हम एक शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं और हम क्या साइकोलॉजी पढ़ा लेते हैं, अच्छे से हिंदी पढ़ा लेते हैं, सोशल अच्छे से पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन मित्रों हमको साइंस नहीं आती है। तो यदि हमको कोई व्यक्ति कार्य दे दे कि आप जाकर एक ओवर ब्रिज बना लीजिए, आप जाकर एक ओवर ब्रिज बनाइए, पुल बनाइए, हमको तो पुल बनाने का कोई भी उसमें तजुर्बा भी नहीं प्राप्त है, तो क्या आपको विश्वास है कि यह पुल ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा? हम कैसे बनाएंगे? कोई भी इंजीनियरिंग हमारे अंदर कोई भी कला नहीं है, तो क्या होगा, यह पुल जल्दी गिर जाएगा। तो देखिए मित्रों आत्म संप्रत्यय की अवधारणा यह है कि व्यक्ति को जिसमें रुचि हो, योग्यता हो, क्षमता हो, वही व्यक्ति अच्छे से कार्य कर सकता है। जिसमें व्यक्ति की रुचि नहीं है, अभिक्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, वह कार्य व्यक्ति सेल्फ कॉन्सेप्ट के सहारे यानी कि आत्मनिर्भर होकर नहीं कर सकता है। यही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है। जैसे कि मित्रों यदि हमको कोई कह दे साइकोलॉजी पढ़ाने की तो लगभग कुछ टॉपिक कठिन होगी, कुछ सरल होगी, लेकिन तब पर भी हम उसको अच्छे खासा पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस टॉपिक में हमारी मजबूती नहीं है, जिस टॉपिक में हमारी पकड़ नहीं है, जिस कार्य में हमारी रुचि नहीं है, जिस कार्य में हमारी योग्यता नहीं है, वह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है उस कार्य के प्रति हमारा नहीं है तो वह कार्य हम नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।